नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 154 संज्ञेय मामलों के संबंध में इतला, यानी कि पुलिस किन मामलों में एफआईआर दर्ज करेगी, इस संबंध में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन कुछ उदाहरण समझते हैं। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा हूं। दूसरा व्यक्ति पीछे से आया, इसके एक थप्पड़ लगे पीछे से और भाग गया। क्या थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज होकर एफआईआर कटेगी? वापस समझिए, एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा व्यक्ति पीछे से आया, एक थप्पड़ मारी, भाग गया। क्या थाने में इसकी एफआईआर दर्ज होगी? इसका उत्तर है नहीं। क्या बात करो सर, है? कोई थप्पड़ मार के चला गया, मुक्का मार के चला गया, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहले लाइन समझते हैं कि एफआईआर किन मामलों में दर्ज की जाती है। एक तो अपराध होना चाहिए, दूसरा संज्ञेय अपराध होना चाहिए, और उसकी इतला पुलिस थाने के बाढ़ साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। तो भाई इसमें क्या चक्कर पड़ा? किसी व्यक्ति के थप्पड़ मारना कौन सा सेक्शन आता है? 323 आईपीसी, ठीक है ना। तो 323 अपराध किस प्रकार का है? संज्ञेय या असंज्ञेय? यह है असंज्ञेय। जब असंज्ञेय अपराध है तो पुलिस एफआईआर नहीं काटेगी। केवल 323 में मामला एफआईआर नहीं कर सकती। तो फिर एफआईआर कैसे कटेगी? एफआईआर काटने के लिए इस धारा के साथ एक अन्य धारा लगानी पड़ेगी, जिसका 341 आईपीसी। क्यों? 341 क्या हुआ? एक संज्ञेय अपराध है। तो जब किसी असंज्ञेय अपराध के साथ कोई संज्ञेय अपराध धारा भी लग जाती है और असंज्ञेय दोनों लगती है, तो पुलिस उस जो असंज्ञेय अपराध है उसको भी संज्ञेय अपराध मानकर ही एफआईआर काटेगी। यानी उसको संज्ञेय अपराध नहीं है, फिर भी पुलिस को उसमें एफआईआर काटनी पड़ेगी। तो इसमें 341 कैसे लगेगी? एक व्यक्ति जा रहा है और पीछे से आकर किसी ने थप्पड़ मारकर चला गया, 323 ही बनेगी। आप जब रिपोर्ट में यह लिखोगे एक व्यक्ति जा रहा था, दूसरा व्यक्ति सामने से आया, उसे रोका और थप्पड़ मार दी, तो 341 बन गया। तो पहली जो मैंने घटना बताई कि पीछे से मार के भाग गया, तो एफआईआर नहीं कटेगी, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा था। इसको कॉग्निजेबल बनाने के लिए क्या किया? इसके साथ एक दूसरी धारा कि सामने से आया, वो मुझे रोका। तो यानी कि इस लाइन को समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संज्ञेय अपराध होना चाहिए। जब भी आप थाने में रिपोर्ट लिखो या कोई भी रिपोर्ट थाने में व्यक्ति देता है, तो संज्ञेय अपराध होना चाहिए। तो संज्ञेय होना चाहिए, दूसरा अपराध नहीं। अब दूसरी बात और समझेंगे। देखो, मैं किसी व्यक्ति से पैसे मांगता हूं, ठीक है, और उस व्यक्ति ने मुझसे कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए ले गया। इतना तो मेरे पास है नहीं है, ठीक है ना, फिर 2 लाख रुपए ले गया और सामने वाले देने से मना कर दिया। मैं थाने में गया रिपोर्ट काटूं, तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? ये जो रुपए मेरे उसने लेने देने से मना किया, ये कोई अपराध नहीं है कानून, ये सिविल मामला है। तो आपको समझ में आ गई 154 संज्ञेय मामलों में इतला में सबसे पहले तो वो मामला संज्ञेय होना चाहिए, फिर वो अपराध होना चाहिए। यानी संज्ञेय मामला भी है और अपराध भी है, तभी एफआईआर दर्ज होगी। इंटरव्यू में भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखो इस लाइन में और पढ़ते हैं, संज्ञेय अपराध की इतला पुलिस थाने के बाढ़ साधक अधिकारी को दी जाएगी। अब यहां पे शब्द आया बाढ़ साधक अधिकारी, इस पर इंटरव्यू में क्या प्रश्न बनेंगे? यहां पे थाना अधिकारी क्यों नहीं लिखा? थाना अधिकारी तो लिख सकता था ना लिखने वाला, तो थाना अधिकारी नहीं लिख कर क्या लिखा? बाढ़ साधक अधिकारी। अब बाढ़ साधक अधिकारी का मतलब ये हुआ कि एसएचओ यानी थाना अधिकारी की अनुपस्थिति में उस थाने में जो सबसे बड़ी पोस्ट का अधिकारी है या जिसको चार्ज दिया जाता है, उसको बाढ़ साधक अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। खुद थाना अधिकारी भी बाढ़ साधक अधिकारी है, क्योंकि थाने का बाढ़ किस पे है? थाना वाले पर। जब थाना अधिकारी पे, और जिस दिन थाना अधिकारी कहीं छुट्टी पे चला गया या कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थाना छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, तो उस समय थाना अधिकारी को बाढ़ साधक अधिकारी कौन होगा? जो सेकंड पोस्ट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट किसको दी जाएगी? बाढ़ साधक अधिकारी को ही दी जाएगी। प्रश्न अब ये उठता है
कि मान लो इसमें ये लिखा होता है कि थानाधिकारी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि थानाधिकारी जिस दिन छुट्टी पे गया उस दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। तो बाहर साधक अधिकारी शब्द क्यों दिया गया कि मान लो थानाधिकारी छुट्टी पे या कहीं बाहर गया है तो उसकी रैंक के जो नीचे वाली रैंक का अधिकारी है वो बाहर साधक अधिकारी होगा और वो एफआईआर दर्ज कर सकेगा। फिर इतला पर इतला देने वाले को हस्ताक्षर कराए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पुस्तक में इतला का सार लिखा जाएगा। अब इसको समझते हैं। जो रिपोर्ट किसी व्यक्ति ने दी है, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति ने फोन किया थाने पर कि साहब मेरे साथ मारपीट हो गई है या मेरे घर में आग लगा दी गई है, ठीक है। एक बात हुई फोन पर, उसने बात। दूसरी, व्यक्ति थाने में आया, उसने रिपोर्ट लिखवाई या खुद रिपोर्ट लिखकर कागज पे लिखकर पुलिस को दे दी और वहां से चला गया, ठीक है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या वो रिपोर्ट जिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, क्या वो एफआईआर कहलाएगी? तो वो एफआईआर नहीं कहलाएगी। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो एफआईआर नहीं कहलाएगी। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंटरव्यू पूछे जाएंगे मेन प्रश्न, कि एक गांव में किसी व्यक्ति के घर में आग लगा दी, गांव वालों ने मिलकर लगा दी क्योंकि उसने कोई अपराध किया था और गांव वालों ने उसके घर में आग लगा दी, उसका घर पूरा जला दिया, और गांव वालों ने सबने इकट्ठ कर कि कोई रिपोर्ट नहीं देगा, और उस व्यक्ति पर ऐसा प्रेशर है, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है, या उसके घर में कोई है ही नहीं रिपोर्ट देने वाला, और आग में उसको जलाकर बंद कर दिया। अब पुलिस गई मौके पर, देखा कहा आग लगा रखी है, पुलिस को पता चल गया कि भाई अपराध किया है और किन लोगों ने किया, पर कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं है। तो जब कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं है तो हस्ताक्षर कौन करेगा? और जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो एफआईआर नहीं कहलाएगी। तो हस्ताक्षर करने के लिए पुलिस क्या करती है कि खुद अपने थाने के किसी को, हेड कांस्टेबल को या खुद थानेदार को या एएसआई, वो खुद रिपोर्ट लिखते हैं। फिर कि आज में सूचना मिली, हम मौके पे इतने बजे गए तो वहां पर देखा ये हो रहा, फिर वो हेड कांस्टेबल थानाधिकारी रिपोर्ट लिखता है और फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्ट दी जाएगी उस पर हस्ताक्षर आवश्यक है। और राज्य सरकार दी जाने पुस्तक से क्या मतलब है? प्रत्येक थाना, जैसे थाना में, जैसे मैं जिस वहां प्रैक्टिस करता हूँ, उस थाना का नाम वल्लभनगर है, एक थाना और है खेरोदा, तो उनमें क्या राज्य सरकार द्वारा एक पुस्तक पहले दी जाती थी, आजकल तो कंप्यूटर ऑनलाइन हो गया, तो कंप्यूटर में उसको दर्शाया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से क्या करना है। और फिर उस पुस्तक में नंबर डलते हैं। नंबर कैसे डलेंगे? जैसे कि 2023 में जो पहली रिपोर्ट आई उसका नंबर पड़ेगा 1/2023, तो ये क्या हो गया? एफआईआर नंबर। ऐसे बढ़ते जाएंगे, दूसरी रिपोर्ट आई तो 2/2023 और थाने का नाम लिख देंगे पीएस खेरोदा, तो एफआईआर नंबर हो गई। यानी कि जो रिपोर्ट अपन दी जा रही है वो कंप्यूटर में चढ़ा कर फिक्स परफॉर्मेंस से चढ़ा दी जाती है और उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें कितनी रिपोर्ट है उसको लिखा जाता है। जो संख्या आती है वो एफआईआर कहलाती है, सन आगे जो जिस सन में दी गई वो कहलाती है, सन लग जाते हैं, और जिस थाने का नाम है वो थाना लग जाता है। इससे क्या है, पता चल जाएगा कि कौन से थाने में दर्ज है, कौन से सन में दर्ज हुई और रिपोर्ट संख्या क्या है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पुस्तक में उसको चढ़ाने के बाद जो नंबर पढ़ते हैं वही एफआईआर नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने किसी थानाधिकारी को रिपोर्ट लिखित में दी और थानाधिकारी ने रिपोर्ट तो ले ली, पर उसको अगर जब तक राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पुस्तक में नहीं चढ़ाया, जब तक उसको टाइप करके उसकी एफआईआर नहीं बनी, तब तक वो एफआईआर नहीं कहलाएगी, वो रिपोर्ट ही पड़ी रहेगी। यानी कि उस पुस्तक में चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। और जो निःशुल्क कॉपी दी जाएगी वो मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूं उसकी नहीं दी जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पुस्तक है, जो परफॉर्मा है, उसमें चढ़ाने के बाद उसकी कॉपी मुझे निःशुल्क दी जाएगी। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि एफआईआर जो अपन रिपोर्ट देते हैं थानाधिकारी को, वो एफआईआर नहीं कहलाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पुस्तक में उसको नहीं चढ़ा दिया जाता। फिर बात करते हैं, मान लो जो बाहर साधक अधिकारी या जो थाना अधिकारी है उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो क्या करना होगा? जो व्यक्ति रिपोर्ट देने आया है उस व्यक्ति डाक द्वारा एसपी साहब को रिपोर्ट भेज सकता है, उसकी रसीद उनके पास रहेगी, या रिपोर्ट भेजने के बाद एसपी साहब क्या करेंगे, या तो खुद उस
मामले का इन्वेस्टिगेशन करेंगे या अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा मामले का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस पर भी एक प्रश्न बनता है कि एसपी साहब किसी अन्य व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं? अन्य व्यक्ति को नहीं कहेंगे, वो अन्य पुलिस अधिकारी को ही कहेंगे, क्योंकि शब्द इसमें 154 में पुलिस अधिकारी आया। उस अन्य पुलिस अधिकारी को कौन सा पावर होगा? उसमें उसको वो पूरा पावर होगा जो उस थाने के रिपोर्ट बाढ़ साधक अधिकारी को है। जैसे कि मान लो एक थाना है वल्लभ, एक थाना है खेरौदा। खेरौदा वाला ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, मान लो दहेज का मामला है 498, पीड़ित महिला एसपी साहब के पास गई, एसपी साहब ने वल्लभनगर थाना अधिकारी को नियुक्त कर दिया, भाई आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। तो उस महिला का दहेज का जो सामान है वो सामान लाया जाएगा उसके ससुराल वालों से, तो वो कौन से थानों में रखा जाएगा? खेरौदा थाने में रखा जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी खेरौदा थाने के अंतर्गत ही होगा। बस थाना जो बाढ़ साधक अधिकारी वो चेंज हो गया, मगर खेरौदा थाना का अधिकारी यूं नहीं बोल सकता कि आप हमारे थाने में क्यों आ रहे, क्योंकि एसपी साहब ने अधिकार दिया है और कानून ने भी अधिकार दिया है कि उस थाने के बाढ़ साधक अधिकारी को जो अधिकार है वही अधिकार एसपी द्वारा जो अन्य इन्वेस्टिगेशन अधिकारी तय किया जाएगा उसको वो अधिकार प्राप्त है। तो इसमें भी जो इंटरव्यू प्रश्न आएगा मेन रूप से एसपी साहब, एसपी के लेवल के नीचे का कोई भी अधिकारी एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन को नहीं बदल सकता। जैसे कि आपको रिपोर्ट देने के लिए एसपी साहब जांच चेंज करे तो एसपी साहब ही कर सकता है, डिप्टी नहीं कर सकता, या एसआई नहीं कर सकता, या सीआई नहीं कर सकता। तो एसपी को अधिकार है या फिर आईजी को, ऊपर के लेवल के अधिकारी को ही अधिकार है। तो इस वीडियो में अपन ने समझा कि एफआईआर जो कटवाते हैं उस एफआईआर में मेन किन किन बातों का होना जरूरी है, तभी वो एफआईआर दर्ज होगी। सबसे पहले आप एफआईआर कटवाते तो आपको संज्ञेय मामले के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। अब अपन कुछ केस लॉज भी समझेंगे कि उससे पता चलेगा कि मामला क्या है। जैसे अरविंद बनाम बिहार राज्य में, अरविंद वर्सेस बिहार राज्य, ठीक है, ये है 1990 की फर्स्ट पेज नंबर 193 क्रिमिनल लॉ जनरल, ठीक है। इसमें माननीय बिहार हाईकोर्ट ने यह कहा है कि एफआईआर जो है वो कोई पक्का साक्ष्य नहीं है। किसी व्यक्ति ने एफआईआर दे दी कि उसने मेरा मर्डर कर दिया तो उसको पक्का साक्ष्य नहीं, उसका उपयोग जीरो में जिस व्यक्ति ने एफआईआर दी वो उसके विरुद्ध खंडन के रूप में किया जा सकता। यानी कि कोई भी एफआईआर पक्का साक्ष्य नहीं है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा उसका, हाँ, मगर उसका उपयोग खंडन के रूप में किया जा सकेगा। अब मान लो डिले एफआईआर दी, डिले एफआईआर में जैसे देवेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश वर्सेस यूपी, इसमें है इलाहाबाद हाईकोर्ट में 191, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बोला कि अगर विलंब का उचित कारण है, यानी विलंब उचित कारण से कोई विलंब एफआईआर दर्ज करने में दिया गया है तो एफआईआर को गलत एफआईआर नहीं माना जाएगा। यूं नहीं सोचा जाएगा कि एफआईआर बाद में माइंड को परिपक्व करके या किसी के कहने में सिखाया आके में आकर एफआईआर दी इसलिए उसका वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वैल्यूएशन कम नहीं होगी। और पंजाब राज्य में नाम गुरबख्श सिंह, यानी पंजाब से गुरबख्श सिंह का एक मामला है, उसमें भी 1996 में इसमें यह माना कि महिलाओं के संबंध में जो अपराध है, चाहे बलात्कार का, छेड़छाड़ का, उसमें अगर डिले की जाती है तो उस डिले को कोर्ट इस निगाह से देखेगी कि महिलाएं अपने विरुद्ध अपराध को अपने मान सम्मान के कारण या यह सोच कर कि मेरा मान सम्मान समाज में कम होगा, कुछ विचार करने के बाद ही रिपोर्ट दर्ज करवाती है। तो उस मामले में भी डिले से रिपोर्ट दी गई है तो उस डिले से रिपोर्ट देने का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मगर कोई मारपीट का मामला है, ऐसा मामला है जिसमें एफआईआर थाना पास में था, थाने के पास में होते हुए रिपोर्ट तुरंत दे देनी चाहिए थी, मगर तुरंत रिपोर्ट नहीं दी गई है, तो उसमें कोर्ट इस निगाह से भी देखेगी कि वास्तव में क्या यह रिपोर्ट बाद में परिपक्व माइंड से बनाई गई है या नहीं। तो आज हम समझे एफआईआर के संबंध में। अब आपको मैं बताता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी और हस्ताक्षर करके थाने में पेश की और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो रिपोर्ट एफआईआर के रूप में दर्ज की जाएगी या नहीं की जाएगी? आप कमेंट्स में इसमें मुझे लिखकर बताएं। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो को सुनने लाइक करें। थैंक यू।